हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आज हम देखने वाले हैं रो इक्विलो फॉर्म और रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म में डिफरेंस क्या है। यानी कि हम बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स को रो इक्विलो फॉर्म कब कहेंगे और किस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म कहेंगे। तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 1 2 3 0 0 1 0 0 0, तो क्या हम इसे रो इक्विलो फॉर्म कहेंगे या फिर इसे रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म कहेंगे। तो रो इक्विलो फॉर्म में क्या है, जो भी हमारा रो है उसमें जो भी नॉन जीरो के बाद एलिमेंट आएगा वो 1 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 1 है। और उसके नीचे वाले एलिमेंट कॉलम में जो भी उसके नीचे वाले एलिमेंट है वो सब 0 होने चाहिए। तो ये यहाँ पर 1 है और उसके बाद सभी 0 है। यहाँ पर इस रो में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है और उसके बाद 1 आ रहा है, तो ये हमारा चल जाएगा। तो इसके नीचे अब 0 होने चाहिए, तो ये हुआ हमारा 0। तो ये क्या हुआ हमारा रो इक्विलो फॉर्म। या फिर हम इस ए को ए इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स हम कंसिडर करेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 1। ये भी क्या हुआ हमारा रो इक्विलो फॉर्म हुआ। या फिर हम मैट्रिक्स को ले सकते हैं ए इज इक्वल टू 1 0 1, और यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 1 लिया और यहाँ पर 1 लिया फिर से, और ये 2 और 0 0 1, तो क्या ये रो इक्विलो फॉर्म है? तो ये रो इक्विलो फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पर 1 आ रहा है, इस 1 हमें दिक्कत देता है रिड्यूस करने, यहाँ पर रो इक्विलो फॉर्म के लिए। तो ये 1 नहीं होना चाहिए, तभी हम इसे कहेंगे रो इक्विलो फॉर्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म किसे कहते हैं। तो रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स में रो के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए, वो एलिमेंट 1 होना चाहिए। और उसके बाद 1 0 0, यही पहले वाला मैट्रिक्स है। यहाँ पर 2 0 और 0, इसके बाद 3 1 0। तो ये हमारा हमने जो फर्स्ट वाला लिया था ये सेम मैट्रिक्स है। तो क्या ये इसे अगर हमें रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म करना हो तो क्या करना होगा, तो ये जो 3 है इस 3 की जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस 3 की जगह पर 0 होना चाहिए, तभी हम इसे कहेंगे रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म। यानी कि रो इक्विलो फॉर्म में क्या है, 1 के नीचे जो भी एलिमेंट है कॉलम में वो सभी 0 होने चाहिए। और रिड्यूस रो में क्या है, जो भी 1 है हमारा आया हुआ, उसके नीचे वाले एलिमेंट तो 0 होने ही चाहिए। साथ में अगर कहीं पर हमारा दूसरे रो में लीडिंग 1 मिल जाता है तो उस रो उस कॉलम में 1 के ऊपर भी 0 होने चाहिए और 1 के नीचे भी क्या है, 0 होने चाहिए, तभी हम उसे कहते हैं रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज ए इज इक्वल टू है 1 0 2 0 1, उसके बाद 0 और यहाँ पर 0 0 0। तो क्या ये रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म है? तो जी हाँ, ये भी क्या है हमारा रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसके नीचे 0 है, यहाँ पर 1 है इसके ऊपर भी 0 है इसके नीचे भी 0 है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म हुआ। अगर हमने कोई मैट्रिक्स लिया, सपोज हम बी यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, जो कि है 1 2 3 5 1 0, इसके बाद 0 0 1। तो क्या ये जो मैट्रिक्स दिया है बी यहाँ पर, तो ये मैट्रिक्स क्या है, सब रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म है या फिर रो इक्विलो फॉर्म है, इन दोनों में से कौन सा है? तो ये क्या है, ना ही रिड्यूस है ना ही रो इक्विलो फॉर्म है और ना ही रिड्यूस रो
इक्विलो फॉर्म है, ये दोनों भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 आया है, इस वजह से ये क्या हो सकता है, रो इक्विलो फॉर्म नहीं हो सकता है। इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसे हम क्या है, इसे हम रो इक्विलो फॉर्म में भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म में भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसी से हम क्या करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, या फिर व्हाट इज बाय द रैंक ऑफ मैट्रिक्स? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये, तो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, जितने भी नॉन जीरो रोज हैं, क्या है, जितने भी नॉन जीरो रोज हैं, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, तो रैंक यानी कि क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक यानी क्या होता है, नॉन जीरो रोज। तो जितने नॉन जीरो रोज है वो क्या है, रैंक है हमारे मैट्रिक्स की। यानी कि अगर हमने जो भी एग्जांपल देखे हैं, तो यहाँ पर तो देखिए ये पहले वाले एग्जांपल, इसमें इसकी रैंक क्या है, 1 नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन जीरो है। तो यहाँ से इस ए की रैंक क्या होगी, यहाँ से इस ए की रैंक होगी 2। यहाँ से, तो यहाँ से इस ए की रैंक होगी 3। ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, और ये भी नॉन जीरो रो। तो इस तरह इसकी रैंक हो गई 3। और ये यहाँ पर इसकी रैंक क्या है, इस ए की, जिसे हम रिड्यूस रो इक्विलो फॉर्म कहा था, तो इसकी रैंक है, इस ए की रैंक कितनी बन जाती है, 2। ये क्या है, 2। तो जितने नॉन जीरो रोज है वो सब नॉन जीरो रोज जितने आएंगे उसे हम कहेंगे रैंक। तो अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर हमें पूछा जाए, अगर कोई सिस्टम दिया है हमें लीनियर इक्वेशन का, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसे हम जनरली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इसे, इस सिस्टम को या तो सॉल्यूशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अगर किसी भी सिस्टम को सॉल्यूशन हुआ तो उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, कंसिस्टेंट इफ इट हैज सॉल्यूशन। अगर उस सिस्टम को सॉल्यूशन नहीं है तो उसे कहते हैं हम इनकंसिस्टेंट। अगर सिस्टम को सॉल्यूशन नहीं है तो उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सिस्टम दी गई है इसके लिए सॉल्यूशन है या नहीं है, अगर है भी तो कितने सॉल्यूशन है, या फिर एक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनली मेनी सॉल्यूशन है, तो इसको हम इस रैंक यूज करेंगे। इस रैंक की यूज से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सिस्टम को कंसिस्टेंट कब कहेंगे हम, या फिर सिस्टम कब इनकंसिस्टेंट है, अगर यहाँ से, तो इससे हम क्या करेंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स राइट करेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ये हुआ हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के थ्रू हम ये जो सिस्टम है हमारी, जिसे हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू बी, अगर इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। सपोज ये जो है हमारा, ये क्या है, यम क्रॉस एन है, ये जो ए है हमारा, सपोज ये जो हमारा ये मैट्रिक्स है, ये यम क्रॉस एन है। बी जो मैट्रिक्स है हमारा, वो यम क्रॉस 1 होगा। वो क्या होगा, यम क्रॉस 1 होगा। यानी कि यहाँ से यन वेरिएबल है हमारे, यन वेरिएबल है, यम क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन।
तो अगर यहाँ से रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये दोनों की रैंक अगर इस मैट्रिक्स की रैंक और सिर्फ हमारे ए की रैंक दोनों इक्वल है और दोनों की रैंक n है, क्या है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल इतनी है, तो इसे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसे होता है यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस, अगर हमारी रैंक, ये जो रैंक है रैंक ऑफ ए, ये अगर कहीं और रैंक ऑफ ए बी, दोनों की रैंक सेम ही है, दोनों की रैंक क्या है, सेम ही है, लेकिन वो इस n से कम है और ये क्या है, इस n से कम है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो इसके लिए होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और यहां से हमारी और एक कंडीशन बन जाती है, जो कि है केस नंबर थर्ड। वो है हमारा जो रैंक ऑफ ए है इसकी और हमारे रैंक ऑफ ए बी ये डिफरेंट है, यानी कि हमारी ए की रैंक कम है रैंक ऑफ ए बी से। अगर हमारी रैंक ए कम है रैंक ऑफ ए बी से, तो इस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, सो नो सॉल्यूशन। ये थ्री कंडीशन है हमारी सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो सिस्टम है इसे कब सॉल्यूशन है और कब सॉल्यूशन नहीं है, इसको पहचानने के लिए। ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, ये क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम। सपोज अगर हम कोई होमोजेनियस सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो होमोजेनियस सिस्टम किस तरह होती है, यानी कि बी की जगह पर हो जीरो होना चाहिए, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसे हम कहते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसे हम कहेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये जो हमारी होमोजेनियस सिस्टम है ना, ये ऑलवेज क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, यानी कि इसके लिए हमेशा सॉल्यूशन होते ही। एक तो सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसके लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और इस जीरो इस जीरो से अलावा इस जीरो के अलावा दूसरा कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है इस सिस्टम को, तो अगर हमारा जो ये मैट्रिक्स है, ये इसकी रैंक ऑफ ए इज लेस देन द n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर हमारी ए की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल जितने हैं उससे कम हुई, तो इसके लिए कितने हैं, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और ये ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा होता ही है। या फिर इसके लिए है, अगर हमारी ए की रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n आ गई, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल आ गई, तो भी हम इसे कहते हैं, तो इसे क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन विच इज x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर भी टू केसेस है, होमोजेनियस सिस्टम के लिए भी वन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n आती है, तो इसके लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और रैंक ऑफ ए लेस देन n आती है, तो इसके लिए इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो ये हो गए हमारे, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमें जो भी इक्वेशन दिया गया है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें, लेकिन अगर वो जो सिस्टम दी गई है वो अगर हमारी कंसिस्टेंट है, तो उस टाइप में हमें थ्री तरह के चॉइसेस यहाँ पर मिल जाते हैं। एक तो हम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हुई n, तो यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अगर n से कम है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और केस नंबर थर्ड हमने देखी, रैंक ऑफ ए इस रैंक ए बी से कम है, तो क्या है, दैट नो सॉल्यूशन, तो इसे क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। तो इससे हम पता कर सकते हैं
किस सिस्टम के लिए सोल्यूशन है, कितने सोल्यूशन है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।